अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर गुज़िश्ता रोज़ जो रद्द अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जानिब से आया उसका अभी तक जिसे कहते हैं कि वो थमा नहीं है। आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जिस किस्म से ये इलेक्शंस कंडक्ट किए गए उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। न सिर्फ इन जमातें जिनका कि मैंने जिक्र किया, बल्कि आज नौशहरा में तो परवेज़ खटक साहब ने भी कहा कि ये फ्रॉड हैं और हमेशा ऐसे ही होता है। दूसरी जानिब अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम करता है या नहीं। और ये सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इंतहाई अहमियत के हामिल थे, लिहाजा कोई ना कोई ऐसी ज़रूर प्रोसेस को फॉलो किया गया होगा, क्योंकि बल्ले के निशान को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हिदायत यही थी कि आप 20 रोज़ के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लें। आने वाले दिनों में ये बड़ा इस वक्त अहम सवाल है कि क्या बल्ले का निशान रहेगा या नहीं। और दूसरी जानिब जो आवाज़ें इस वक्त उठ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ख़िलाफ़, क्या ये कोई सोची समझी एक माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये जोर डाला जाए, या वाक़ियतन जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए वैसे नहीं हुए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बारे एक माजी की तारीख रही है। जो पहले हुए थे उसके बाद आपको याद होगा कि जस्टिस वजीउद्दीन ने भी जो बेज़ाब्तगियाँ पॉइंट आउट की थी उनको मानने के बजाय जस्टिस वजीउद्दीन से ही तहरीक इंसाफ ने हाथ धो दिया था, यानी कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। और उसके बाद फिर वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए उसके रिजल्ट को न माना गया और फिर इलेक्शन कमीशन की हिदायत के ऊपर ये दोबारा कराए गए हैं। आज इसी हवाले से बात कर लेते हैं तैमूर सलीम जाब, साबिक सूबाई वजीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। तैमूर, ये सवाल बार बार हो रहे हैं और आपने भी देखा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया है जो कि तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक था। अस्सलाम वालेकुम नादिया। देखें, बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन जो है वो फॉलो किया गया। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे जिसको इलेक्शन कमीशन ने माना था, मीडिया के सामने उन्होंने कहा था। उसके बाद वो 70 दिन उसकी रिटन डिसीजन को ना रिलीज कर पाए और रिटन डिसीजन और वर्बल डिसीजन में तजाद था और फर्क था। 20 दिन में यही इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो सकते हैं। आइडियल उस तरीके से नहीं थे कि जिस तरीके से हम करना चाहते हैं कि लोगों को कैंपेन का टाइम दें और हर पोजीशन के लिए दें, ठीक है, लेकिन आइन के मुताबिक। अच्छा। और मजाक की बात यह है कि जो वो पार्टियां जो इसकी तनकीद कर रही हैं और हैरत अंगेज तौर पे एक ही वक्त पे एक ही स्क्रिप्ट के साथ तनकीद कर रही है कि उनके सबके इलेक्शंस अनअपोज इसी तरह से, और उन अनअपोज इलेक्शंस में उनके खानदान से बाहर कोई बंदा ही नहीं जो है वो उसमें आता हो। अच्छा तैमूर, ये कहूंगा, कत्ता कलामी के लिए माफी चाहूंगी। जो अनअपोज की बात है, बिला मुकाबला के ऊपर तो सवाल है ही नहीं व्हेन इट कम्स टू द इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इस वक्त बात ये हो रही है, जो तनकीद है कि वोटर्स लिस्ट नहीं थी, कागजात नामजदगी जिस तरह से जमा कराए गए, कब कराए गए, उनकी जांच पड़ताल का सिलसिला, वेबसाइट के ऊपर आया होना, ये वो तमाम तर पहलू हैं जिसमें ये कह रहे हैं बहुत सारे मुबस्सरीन के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया है। लिहाजा आपने आज परवेज़ खटक साहब को भी नौशहरा में सुना होगा कि उन्होंने कहा ये तो है ही फ्रॉड और ये फ्रॉड ही होता है हमेशा इसमें। परवेज़ खटक साहब हमारे बुजुर्ग बड़े हैं, लेकिन उनको जितनी तनकीद और गिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करने थे वो बेहतर था कि उस वक्त करते जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे। ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया। बहुत हंसी आती है जब इन सारी पार्टीज को अपनी पार्टीज में जमहूरियत से ज्यादा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमहूरियत पे फिक्र हो गई है। उसकी वजह साफ है कि ये पहली बार है पाकिस्तान की तारीख में कि एक पार्टी की सपोर्ट अवाम में खत्म नहीं हो रही। लीगली ये इलेक्शंस बिल्कुल साउंड थे। 20 दिन नई इलेक्शन कमीशन जिस दिन फैसला सुनाती अगले दिन रिटन फैसला दे देती,
तो 90 दिन में जो है जैसे इलेक्शंस वो कहते वो कर लेते। लेकिन दो बातें, इंशाअल्लाह बल्ले का निशान ये हटा नहीं सकते। अच्छा, हटा दिया भी तो ये याद रखें कि जिस तरह अभी तक लोग जो है वो जब किसी के साथ जुल्म होता है तो वो उससे हटते नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। इससे भी ज्यादा सपोर्ट पीटीआई को मिलेगी। अच्छा, ये जो ये सपोर्ट, लिख ले, ये जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं तैमूर, हम आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर रहे होते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वो कन्वेंशंस तो हो रहे हैं, लोग जमा भी हो रहे हैं, फिर वो एफआईआर दर्ज होती है तो आप लोग सब वो भी शेयर करते हैं, पीटीआई के अकाउंट शेयर करते हैं, लेकिन सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा में लगता है कि सपोर्ट है। ये सब आप सिंध में नहीं देख रहे, पंजाब में नहीं देख रहे, बलूचिस्तान में नहीं देख रहे, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं देख रहे। कोई थोड़ी सी इजाजत तो दे। आपको याद है कि लाहौर में जब नवाज शरीफ कबूतर उड़ा रहे थे उसके अगले दिन एक वर्कर कन्वेंशन की इजाजत कोर्ट ने भी दे दी थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने आके उससे पूरा तमाशा बना दिया था और 500-600 लोगों को भी इकट्ठा होने का मौका नहीं दिया। वाई क्यों फैलाई जा रही है कि इलेक्शंस खुदा न खास्ता डिले हो। ठीक है, अगर ये बात है तो फिर इन पार्टीज को तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इलेक्शंस कैसे हुए। अभी एकदम बैरिस्टर गोयर के पीपल्स पार्टी से लिंक्स जो है वो सामने आ गए। देखें, ये सारी बातें जो है ये एक स्मोक स्क्रीन है। अच्छा। और एक स्मोक स्क्रीन है कि अभी इन सारी पार्टीज को ये खौफ है कि अवाम ने रिवायती सियासत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सियासत में फर्क जो है वो देख लिया। ओके। और ये अपनी रिवायती सियासत से अवाम को फूल नहीं कर सकते। एक बात सब बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सपोर्ट एक तरफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है और वो माहौल बनाना जरूरी है कि पाकिस्तान में एक पार्टी किसी भी पार्टी से कन्फ्रंटेशन ना हो। हम भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के तौर पे यही कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉन्फ्रंटेशन का माहौल जो है वो एक तरफ को कर दे, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़े, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। अच्छा तैमूर, मेरे साथ रहिएगा। अहमद बिलाल साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडैट हैं वो भी साथ हैं, और आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी, पार्लिमानी निज़ाम, इलेक्शन कमीशन, इसको बड़ा अच्छी तरह से ये समझते हैं, हमारे इलेक्शन एक्ट को भी। अहमद बिलाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़ी बात की जा रही है रिगार्डिंग इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, एतराज़ात भी हैं। तैमूर हमारे साथ हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया है। आप क्या समझते हैं, एक पार्टी के चेयरमैन ने सरेंडर की अपनी चेयरमैनशिप, सिर्फ इसलिए कि टेक्निकल नॉकआउट ना हो जाए, दूसरा नामजद करते हैं, तेजी में इलेक्शन होते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है या सिर्फ मुतनाज़ा बनाया जा रहा है जिन पार्टियों की तरफ से इस पर एतराज़ात उठाए गए हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात तो ठीक है कि पार्टियों के इंतखाबात इसी तरह से होते हैं, तो होते रहे हैं और उनके ऊपर कभी एतराज नहीं हुआ। और ये पहला मौका है कि पीटीआई के इंतखाबात को इस तरह से स्क्रूटनाइज किया गया है और उसको कालादम करार दिया गया है। ये हकीकत है। ये भी एक हकीकत है कि पीटीआई इस वक्त इंतहाई दबाव के आलम में है। उसके लीडर कैद में हैं या उसके लीडर कुछ रूपोश हैं कैद को अवॉइड करने के लिए। और ऐसे हालत में 20 दिन के अंदर उनको कहा गया कि आपने इंतखाब कराने हैं, तो ये भी एक मुश्किल मरहला था। इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए और ये बात सही है। लेकिन अब ये चूंकि सूरत हाल ऐसी ही है और अब उनके ऊपर ये पाबंदी उन्होंने लगा दी कि 20 दिन में आपने इलेक्शन कराने हैं और आपके साबका इलेक्शन पे हमें ये एतराजात थे। तो इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि इसमें जरा ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। अब मेरी जो मालूमात हैं वो हो सकता है मुकम्मल ना हो, ठीक, क्योंकि मेरी मालूमात तो इनकी वेबसाइट देखने की हद तक महदूद है ना। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखूंगा या पीटीआई की वेबसाइट देखूंगा या उनके बयानात सुनूं और पढ़ूंगा, मेरा इसके अलावा तो कोई और जरिया नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किस फ्रेमवर्क में ये इलेक्शन हुए हैं। 40 लाख से ज्यादा इनके मेंबर हैं, उन्होंने वोट देने थे और उनमें से कुछ कैंडिडेट भी हो सकते थे। तो उसकी कोई अनाउंसमेंट होती कि भाई इस डेट को आपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, वो अनाउंसमेंट मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। हो सकता है मेंबर्स के उन्होंने एक एक करके भेज दी हो
ठीक। अब ये जब रिजल्ट पेश करेंगे इलेक्शन कमीशन को, ठीक, और वो उनसे सवालात करेगा, वो मुतमईन होगा, तो यकीनन ये सारा कुछ जो अगर इन्होंने वाकई उसके मुताबिक किया है, अपने लीगल फ्रेमवर्क के मुताबिक, तो आई एम श्योर कि एक्सेप्ट हो जाएगा। मेरी भी ख्वाहिश है कि ये एक्सेप्ट हो जाए, इनको बल्ले का निशान मिले और ये प्रॉपर तरीके से पार्टी इलेक्शन लड़ सके, क्यों ना लड़े। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है वो इसमें मिसिंग है, वो दूसरी पार्टियों में भी मिसिंग होता है, लेकिन अब खुर्दबीन के नीचे ये हैं। अच्छा, इसलिए इनको 20 दिन के अंदर ये एहतमाम कर लेना चाहिए था, इससे बेहतर कर सकते थे। मैंने इनके 2012-13 के इंतखाबात को मॉनिटर किया था, सही, इमरान खान साहब के कहने के ऊपर, और वो बहुत अच्छे इंतखाबात थे। हालांकि उनके बिल भी बहुत तनकीद हुई थी। पाकिस्तान के अंदर किसी सियासी पार्टी ने उतने अच्छे इंतखाबात आज तक नहीं कराए जितने 2012-13 में पीटीआई ने कराए थे। सही, सही। तो यानी दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। ओके। लेकिन ये बड़ी राजदारी के साथ इलेक्शन हुए, ना कैंडिडेट्स का पता था, ना नॉमिनेशन पेपर्स का पता ना था, वोटर्स का पता था, वोटर्स लिस्ट नहीं थी, का पता था। लेकिन ये अहम मुमकिन है ये सारी बातें दुरुस्त हो। फिर आखिरी बात ये है कि देखिए, इनका कॉन्स्टिट्यूशन था 2019 का जी, वो बाद में इन्होंने तब्दील किया और नया कॉन्स्टिट्यूशन आया 2022 का। बिल्कुल। और उसके साथ ही उन्होंने वो मुख्तसर हो गया, वो पहले 108 पेजेस का था जो कि अब 30 पेजेस का हो गया। उन्होंने कहा कि हमें गैर जरूरी चीजें निकाल के रूल्स में डाल दी हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो रूल्स इनकी वेबसाइट पे नहीं है, तो हमें नहीं पता कि वो किन रूल्स के मुताबिक हुआ है इलेक्शन। तो है मुमकिन है वो ठीक हुआ हो, और वो इलेक्शन कमीशन के सामने जब रूल्स आएंगे तो उसके मुताबिक वो देखेंगे, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे चूंकि नहीं पता, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। सही। और अगर मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी कल एक पैगाम उनको ट्विटर के जरिए दिया था कि काइंडली ये बताइएगा कि आपके रूल्स कहाँ पड़े हैं, ताकि हम उन्हें देख लें, क्योंकि हमारी ये दिलचस्पी की चीज है। सही, तो सही। ये बातें हैं बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब फॉर गिविंग योर टाइम। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं तैमूर सलीम जगड़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक सूबाई वजीर। तैमूर, ये बताइएगा, अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को छोड़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि वो आप लोग किस तरह से उनको राजी करते हैं, लेकिन एक सवाल जो बैरिस्टर गौहर पर बार बार उठाया जा रहा है, आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा जिक्र भी किया, आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है कि बैरिस्टर गौहर को नामजद किया गया? क्योंकि बाज़ मुबस्सरीन ये कहते हैं कि खान साहब की आदत है कि अपने लॉयलिस्ट को छोड़कर वो बिल्कुल ही किसी एक ऐसे शख्स को नॉमिनेट कर देते हैं जिसको वो अपने अंगूठे के नीचे रख सके, यानी जिसको डिक्टेशन दे सके, जो उनके सामने सर ना उठाए। एंड बैरिस्टर गौहर कुड बी वन। बाकी किसी सियासतदान को उन्होंने नहीं नॉमिनेट किया या कहा कि जी आप पार्टी की सदारत संभालें। काश जितना फोकस और जितना डिबेट हम पीटीआई के इलेक्शंस के प्रोसेस पे करते, अगर उतना डिबेट हम जो नेशनली माहौल है इलेक्शंस का, जो ईसीपी का किरदार है, जो केयरटेकर गवर्नमेंट्स का किरदार है, जो इससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट का किरदार था, उस पे हम इतनी डिबेट कर सकते तो शायद आज माहौल बोना होता। दूसरी चीज जो आपने बैरिस्टर गौहर का कहा, बैरिस्टर गौहर से हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ख्वाजा साहब और उन जैसे मुझे लगता है बहुत से लोगों को तकलीफ है। मुझे तो लगता है कि ख्वाजा साहब को कोई स्टॉकहोम सिंड्रोम टाइप का है। स्टॉकहोम सिंड्रोम वो होता है जब आपको कोई किडनैप कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उनसे हमदर्दी होने लगती है। ये बैरिस्टर गौहर, मुझे तो बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ कि उन्होंने 2008 में इलेक्शन भी लड़ा था, क्योंकि मैं तो उनको एक बड़े टॉप नॉच प्रोफेशनल वकील के तौर पे जानता था। लेकिन ख्वाजा साहब को पहले ये तकलीफ होनी चाहिए कि उनकी तो पार्टी में अगर आपके नाम के साथ शरीफ ना लगाओ या आपकी उनके साथ कोई शादी वादी की रिश्तेदारी ना हो, तो आप तो टेबल के उनके कोई 50 फुट करीब भी नहीं बैठ सकते। और अगर आप कोई सवाल उठाते हैं तो शाहिद खान साहब की तरह आपको निकाला जाता है पार्टी से, या मिफ्ता की तरह आपको निकाला जाता है, या फिर दानियाल अजीज अगर कोई वो करते हैं तो उनको शोकॉज दिया जाता है। तो मुझे तो लगता है कि ख्वाजा साहब को तकलीफ ये है कि अपने ओपोनेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के भी उनको सियालकोट में अपना हाल नजर आ रहा है। तो ये एक डेस्परेशन के काम है, और ये मैं अवाम को भी कहूंगा कि ये देखते जाएं, और इसका जवाब आपने 8 फरवरी को ही देना। जिसको मर्जी वोट देना चाहे दे, लेकिन अगर हमारे उस पर बिलीव करते हैं तो जरूर इमरान खान और पीटीआई को वोट।
अच्छा, अब एक चीज़, क्योंकि आपने इब्तिदा में कहा कि खटक साहब आपके बड़े हैं और अच्छा होता कि वो तहरीक इंसाफ में रह के सारी बातें करते, लेकिन उन्होंने आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और मेरे लिए सरप्राइज इसलिए था क्योंकि वो कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो सदारती निज़ाम चाहते हैं। और ये बातें पहले भी जब वो दौरे हुकूमत था उनका, तो उस वक्त भी सब ये कहते थे कि उनसे शायद ये करवाना है, 18वीं तरमीम को अनडू कराना है, या फिर एक निज़ाम की जो तब्दीली का जिक्र है वो उस वक्त भी था। और ये ज़्यादातर जब होता है जब कोई हुकूमत सेम पेज पर होती है। एनी स्लाइटेस्ट आइडिया दैट यू नो ही रियली बिलीव्ड इन दैट प्रेसिडेंशियल सिस्टम रादर देन अ पार्लियामेंट्री वन? खटक साहब को पता होगा, वो खान साहब के काफी क्लोज थे। सदारती निजाम को ही चाहता है या नहीं चाहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सनली जो वो चाहता, मैं आपको अपनी राय बता दूंगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सदारती निजाम नहीं चल सकता। पीटीआई में हम ये डिस्कशंस जो हैं वो करते हैं। मैंने और लोगों को जरूर सुना था, एक दो बार शाह फरमान साहब को सुना था कि उन्होंने ये टीवी पे जरूर कहा था। मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। उस फेडरेशन में छोटे सूबों की अहमियत सदारती निजाम में खत्म हो जाती है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में जो डेवोल्यूशन है सूबों को जो दी हुई है, वो बेहतर तरीके से मैनेज करनी चाहिए। और जो वफाक के मसले हैं, जब तक सूबे और वफाक मिल के ना बैठे और इन प्रॉब्लम्स को ओन ना करें, वो टैक्स कलेक्शन के हो, वो हुकूमत के स्ट्रक्चर के हो, पाकिस्तान आगे चल नहीं सकता। लेकिन वो एक वफाकी पार्टी ही कर सकती है। और माजरत के साथ अभी पाकिस्तान में वफाकी पार्टी एक ही रह गई है। इसलिए जो भी हमारे मसले रहे हैं स्टेट के साथ, या जो लोग समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ, टाइम आ गया कि हम सब आगे जाने का रास्ता ढूंढे। ये तो आप ढूंढ रहे हैं तैमूर, ये तो पीटीआई ढूंढ रही है, दूसरी साइड तो नहीं ढूंढ रही। नहीं, मैं देखे वो नहीं, मेरा क्या है नादिया, मुझे सियासत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मुझे अफसोस जरूर है कि कोई मुझे डिक्टेट करने की कोशिश करे कि आप कौन सी पार्टी से सियासत करें या ना करें। और मैंने बहुत बार ये भी कहा है कि अगर मैं इमरान खान का सपोर्टर भी ना होता, मैं 16 साल बाहर रह के इस यकीन के साथ रहा हूं कि मैंने अपना पासपोर्ट कभी चेंज नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो कोई भी सोल्यूशन ढूंढने की बात नहीं है। लेकिन इवन अ ब्लाइंड मैन कैन सी कि अगर आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पीछे सारे लोग हैं, और आप पाकिस्तान के स्टेट को आमने सामने रख नहीं सकते। सही। उसका फायदा किसी को नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान को। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। यहाँ सी ब्रेक लेते हैं। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में क्या होगा, इलेक्शन कमीशन के सामने किस तरह से ये तमाम तर रिजल्ट्स पेश किए जाते हैं, आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। एक ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो जो सियासी मंजरनामा जिसका भी तैमूर ने भी जिक्र किया, वो किस तरह से फास्ट डेवलप हो रहा है, हमारे तज्जियाकार क्या कहते हैं इस बारे में। वेलकम बैक। रवा हफ्ते काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई और पॉलिटिकल लैंडस्केप की अगर अब हम देखें तो हल्का बंदियों के बाद से अब कम से कम ये तक़वियत ज़रूर पाई जा रही है कि इलेक्शंस 8 फरवरी की तरफ हम जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अलबत्ता बीच में इस तरह की बड़ी बातें हो रही हैं कि अभी भी ये कहा जाता है कि पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, नून लीग भी एक्टिव नज़र आ रही है कि टिकट्स की तकसीम का जो मरहला है वो शुरू हो चुका है। इमरान खान के गिर्द घेरा थोड़ा और तंग नज़र आ रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर तज्जिया कराएंगे हमारे सीनियर तज्जिया निगार और सहाफ़ी मुनीज़ जहांगीर और मुज़म्मिल सोहरवर्दी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इन फोकस टुडे। गुफ्तगू का आगाज़ मैं मुनीज़ आपसे करूँगी। पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए, और वैसे तो तमाम जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर होते हैं बिला मुकाबला जिनको मुंतखब कर लिया जाता है। चलें, कुछ होता होगा प्रोसेस, लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अकबर एस बाबर इस पर तनकीद करते नजर आए, ऐसा क्यों महसूस होता है कि हर सूरत पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को सूट ही नहीं करता कि बल्ले का निशान बैलेट पे नजर आए? बहुत शुक्रिया नादिया, आपने अपने शो पे बुलाया। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि इसी तरह नजर आ रहा है कि शायद कुछ ऐसे अनासिर हैं
जो नहीं चाहते कि पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो बैलेट पेपर पे आए। मगर मुझे आई एम नॉट सो श्योर कि इज इट द पीपल्स पार्टी और इज इट द पीएमएलएन। बात यह है कि पीटीआई को जिसने बनाया या जिन्होंने बनाया, अब वही उसको तोड़े हैं और वही उसको जो है उसकी जड़ें जो है वो काट रहे हैं। अब पीटीआई के अंदर भी हमने देखा है कि 2 धड़े बन चुके हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे पीटीआई के अपने वर्कर्स हैं और वो आवाज उठा रहे हैं और वो बैरिस्टर गौहर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे पार्टी चेयरमैन के तौर पर। तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि देखिए, जब सियासी जमातों को हमने पाकिस्तान के अंदर देखा है कि ऐसे ही होता है कि जब सियासी जमातों से नंबर 1 को ले लिया जाता है तो फिर सियासी जमातें जो हैं वो वनरेबल हो जाती हैं, वो तनकीद का निशाना अपने ही वर्कर्स उनको बनाते हैं और फिर ये क्लियर नहीं होता कि जो वो जमात है उसकी सरपरस्ती कौन करेगा, उसको डायरेक्शन कौन देगा। पाकिस्तान में जो लीडर होता है वो कायम होता है, इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क में अभी तक वो इस तरह का नहीं बना, कई पार्टीज का बना है इस तरह का माहौल, जिस तरह के एएनपी का, कि उनकी एक वाज़े सोच होती है, वाज़े आइडियोलॉजी होती है। मगर जो पीटीआई है, पीएमएलएन, उसके अंदर हमने कोई ऐसा वाज़े आइडियोलॉजी नहीं देखी और जो भी उसका लीडर उस वक्त चुनता है वही उनकी आइडियोलॉजी बन जाती है, चाहे वो पीएमएलएन हो चाहे वो पीटीआई हो। तो अब सवाल ये है कि गौहर खान साहब जो है वो कौन है, और ये सवाल किया जा रहा है, देयर इज वेरी लिटिल नोन अबाउट हिम। हमें ये पता है कि एतजाज एहसन साहब की चेंबर में वो काम कर चुके हैं, हमें ये भी पता है कि वो बैरिस्टर हैं, मगर वो क्या सोच रखते हैं, उनका जो बड़े इश्यूज हैं उस पे क्या सोच है, ये ना वर्कर्स को पता है पीटीआई के, ना ही अवाम को पता है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया इस तरीके से है कि अगर खान साहब को आपने निकाल दिया और लीगल वजूहात की वजह से आपने नहीं उनको सरपरस्ती करने दी अपनी पार्टी की, तो फिर जो वोटर है, वर्कर है, वो ये सवाल करेगा कि जिसको आपने पार्टी थमाई है ये कौन है। अच्छा, अब वोटर और वर्कर सवाल जरूर करेगा, लेकिन मुनीज़ ने जिसकी तरफ इशारा किया मुज़म्मिल, जो धड़े हैं वो क्यों बन रहे हैं? आखिर ये जो नामजदगी है ये तो इमरान खान साहब की जानिब से आई है, या क्योंकि जेल में मुलाकातों का सिलसिला एज सच इतना पब्लिक स्पेस में आता भी नहीं, उनकी बहनें मिलती हैं या उनकी अहलिया मिलती हैं या उनके वकला मिलते हैं, कुछ सही मामला सियासी तौर पर समझ में नहीं आ रहे कि आया वाकई ये उनके कहने पर हो रहा है, उनसे करवाया जा रहा है? नहीं, देखिए, कहने तो उनके पर ही हो रहा है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनके कहने पर नहीं हो रहा। बैरिस्टर गौहर का नाम इमरान खान नहीं दिया होगा तो वो चेयरमैन बने हैं, इस हवाले से तो भाम नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मिल रहे हैं। अगर एक ने आके बैरिस्टर गौहर का ऐलान किया है तो दूसरा आके कह सकता था कि जी उन्हें नहीं, ये नाम इमरान खान का नहीं है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा। लिहाजा नाम तो इमरान खान का ही है, बैरिस्टर गौहर। अब वो इमरान खान साहब को हमेशा ही उस्मान बुज़दार प्लस लोग पसंद हैं, तो मैं तो इन्हें भी एक बुज़दार ही देखता हूँ पीटीआई में। जुलाई में आए और नवंबर में, दिसंबर में चेयरमैन बन गए। बुज़दार भी 4 महीने पहले आए और चीफ मिनिस्टर बन गए। तो बुज़दार भी वसीम अकरम प्लस थे, ये वसीम अकरम डबल प्लस होंगे इमरान खान के ज़हन में। तो उनकी पॉलिटिकल चॉइसेस ऐसी ही होती हैं। मतलब हम केपी का चीफ मिनिस्टर महमूद खान देख लें, पंजाब का देख लें, या और भी जो लोग वो अपने इर्द गिर्द डमी लोगों को पसंद करते हैं, वो साहिबुल राय और को मजबूत लोग अपने इर्द गिर्द पसंद नहीं करते और अपनी टीम में रखना उनको पसंद नहीं है पॉलिटिकली। मजबूरी के तहत किसी को चला रहे हों तो वो और बात है, लेकिन जब मजबूरी ख़त्म हो जाती है तो वो उसको निकाल देते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अब हम बहुत से फेसेस का नाम ले सकते थे, अली मोहम्मद खान से लेकर मुख्तलिफ लोग चेयरमैन हो। अगर यास्मीन राशिद पंजाब की चेयरमैन सदर जेल से हो सकती हैं और गंडापुर मफरूरी में हो सकती हैं, तो फिर परवेज इलाही चेयरमैन क्यों नहीं हो सकते थे, शाह महमूद क्यों नहीं हो सकते थे? फिर उसके लिए ग्राउंड पर मौजूद होना तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था। बहरहाल मैं अब भी समझता हूं कि एक जो ये दलील भी दी जा रही है, आपने भी अपने इंट्रो में दी, कि जी बाकी जमातों के इलेक्शन भी ऐसे ही होते हैं तो पीटीआई के भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? तो फिर हम ये तो मान लें कि पीटीआई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जैसी जमात है, ये मान लें। फिर वो 2 जमातें पहले मौजूद हैं तो फिर पीटीआई की क्या जरूरत है? देखिए, हर जमात को उसके मंशूर और उसके नजरिए के तनाजुर में देखा जाएगा। पीटीआई का मंशूर और नजरिया उनके लिए जवाबदेह है
पीटीआई के मंशूर और नजरिए का जवाब हम मुस्लिम लीग नून से नहीं ले सकते, मुस्लिम लीग नून के मंशूर और नजरिए का जवाब हम पीटीआई से नहीं ले सकते। सही। तो पीटीआई के मंशूर में और नजरिए में क्या चेयरमैन का ऐसे इंतखाब है, तो और अगर नहीं है और अगर है तो उस तनाजुर में बहस की जाए ना, ये बहस ना की जाए कि जी मुस्लिम लीग नून में भी बिला मुकाबला हो गया था तो पीटीआई में भी हो गया। ठीक है, तो सबके मंशूर के हवाले से है। करना है तो फिर आप मर्ज कर लें। अच्छा, और अगर मर्जर नहीं है तो फिर अलग अलग उनको उनके नजरिए के तहत जवाब देना। नहीं, लेकिन बल्ले का निशान आप देख रहे हैं कि रहेगा अब इनके पास, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर ही करवाए गए थे ना ये 20 दिन में इलेक्शंस। मुझे लगता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा नहीं हुआ। देखिए, आप अनअपोज भी होते तो आपने पेशावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेकर एक ओपन जगह पे आपने रखा, तो आपका क्या ख्याल था 2000, 5000, 7000 लोग आ जाएंगे ना, इसीलिए आपने ओपन जगह पे रखा। नहीं तो आप किसी 5 स्टार होटल के हॉल में भी ऐसा इंतखाब कर सकते थे, कमेटी रूम में। लोग नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने वोटर लिस्ट नहीं दी। आप कहते हैं 9 से 11 बजे तक कागजात नामजदगी जमा होंगे, 2 घंटे, फिर 1 घंटा उसकी स्क्रूटनी होगी, फिर 3 बजे वोटिंग होगी, फिर आप 3 बजे ऐलान करते कि जी देखें किसी के कागज नहीं आए, स्क्रूटनी में ये एक कागज दुरुस्त निकला, हम 3 बजे आपने ड्यू प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया। आपने भी इब्हाम पैदा कर दिया। हल्का बंदियों के बाद देखिए, ज़ाहिर है इलेक्शन की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, मैं हल्का बंदियों की तरफ आना चाहूंगी। मुनीज़े, अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना, और जिसके ऊपर एक और डिस्कशन जो है वो मेरे ख्याल से शुरू हो चुकी है कि आखिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस क्यों नहीं करता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं 8 फरवरी से आप रिवर्स जो है वो 56 दिन गिन ले। तो क्या ऐसी बात है कि वो खुद नहीं बताते कि जी बनेगी 13 तारीख या 12 दिसंबर, हम उसी वक्त जो है वो अनाउंसमेंट कर देंगे। अभी भी ये इब्हाम क्यों पाया जा रहा है? देखिए, ये इब्हाम इसलिए पाया जा रहा है कि ओपनली जो केयर टेकर गुजरा है, उनसे जब पूछा जाता है कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो वो कह देते हैं जी कि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम नहीं है। तो पहले भी आपको पता था कि पहले तो ये बात ही नहीं हो रही थी कि इलेक्शंस जो है वो कब होंगे। इट वाज अ बिग नेशनल सीक्रेट कि इलेक्शन कब होना है, कब नहीं होना। हम उस मरले पे तब पहुंचे जब इवेंचुअली अदालत के कहने के ऊपर, अदालत की प्रोडिंग के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है उसने वो डेट अनाउंस की। अब बात यह है कि अगर एक मुल्क के अंदर एक रिलक्टेंस है और नजर आ रही है कि कुछ इदारे ऐसे हैं जो रिलक्टेंट है इलेक्शंस लड़ने के लिए, और जो केयर टेकर है वो भी ये बार बार ओपनली कहते हैं कि जी पता नहीं इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, और ऑन द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि जी हमसे ये बात ना पूछें, आप इलेक्शन कमीशन से पूछें। हालांकि वो उनको बुलाया गया है इलेक्शन कराने के लिए, तो फिर जाहिर है अभाम तो होगा। और मुझे इस बात का फिक्र है कि देखिए पाकिस्तान ने, अभी हमने IMF की डील में हम गए हैं, कितनी देर तक ये जो $3 बिलियन हैं, कुछ ज्यादा है, उसके ऊपर हम बैठे रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जो गैर मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको अगली IMF डील दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है और जो हमने देखा है वो यही है कि IMF अगली डील जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के साथ करेगा, और वो एक ऐसे सेटअप के साथ जो है मुआहिदा नहीं करेगा जिसका कुछ पता नहीं कि वो रहे या ना रहे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप सिस्टम्स तो ला सकते हैं, सेटअप्स भी ला सकते हैं, मगर उनकी जो लॉन्जेविटी है वो चैलेंज हो जाती है। हमने तो मुंतखब और 2/3 अक्सरियत से जो इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरह की मियां नवाज शरीफ साहब का हुआ पिछले चंद सालों के अंदर, तो उसके अंदर भी उनको जो है अपनी जो दौर है उसको मुकर्रर करना या उसको कायम रखना बहुत मुश्किल हो गया था। तो जो गैर मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जो एक हुक्मरानी होगी उसकी क्या सर्टेनिटी होगी किसी भी इंटरनेशनल इदारे की आंख के अंदर। तो ये बहुत बड़े सवालात हैं। दूसरा, जैसा मेरे भाई ने एक मौकफ लिया बुजदार साहब का, देखें आई एग्री विद यू, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि गौहर खान के नाम के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सिर्फ इसके ऊपर था कि गौहर खान को कब अपॉइंट करना है, कब उनका ऐलान करना है, कब उनका नहीं करना। कुछ लोगों का ये कहना था कि तोशा खाना के केस के अंदर जब एक सिटिंग हो जाएगी या एक सुनवाई हो जाएगी अदालत के अंदर, तो उसके बाद गौहर खान का नाम अनाउंस होना था, तो वो एक दिन पहले हो गया। मगर एक डिफरेंस जरूर है
वो ये है कि इमरान खान साहब वजीर आजम थे जब उन्होंने बुजदार को अपॉइंट किया था, अब वो जेल के अंदर है और उन्होंने यहाँ पे बैरिस्टर गौहर को अपॉइंट किया है। अब जेल के अंदर उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनको किस तरीके से प्रेशर किया जा रहा है, ज़ाहिर है खुश होके तो उन्होंने गौहर खान को तो नहीं अपॉइंट किया, मगर द पॉइंट इज कि इमरान खान साहब की अपनी जजमेंट अपनी ही पार्टी के लिए कितनी बुरी है वो हम सबके सामने है। आज कहाँ से पीटीआई आई और कहाँ गिरी, क्या हुआ 9 मई को सबने देखा, तो उनकी कोई जजमेंट कोई अच्छी नहीं रही एज ए लीडर। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने सबसे बड़ी कुल्हाड़ी अपने ही पांव के ऊपर मारी है। तो इसीलिए वर्कर्स जो हैं वो ये सवाल बार बार कर रहे हैं कि जी हमें बताया जाए कि ये गौहर खान साहब जो हैं वो कौन है। आप देखें कि इवन इन टर्म्स ऑफ द इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो इनके हुए हैं उसके ऊपर वर्कर्स जो हैं वो नाखुश हैं। सही। तो पीटीआई के अंदर जो अफरा तफरी है वो भी अब खुल के बाहर आएगी। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही है कि वो खुल के बाहर आएगी। ऐसे वैसे अकबर एस बाबर ने भी कहा, कुछ और मुबस्सरीन है वो भी ये कहते हैं कि अभी कुछ दिन गुजर जाने दें और उसके बाद देखें कि किस तरह से इनके अपने पार्टी के लोग बाहर आके ये बात करेंगे। मुनीज़ा, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है मुजम्मिल सोहरवर्दी और मुनीज़ जहांगीर साहिबा, और बात हो रही है जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पर तेजी से सूरत हाल बदलती नजर आ रही है। नवाज शरीफ साहब के मामलात का जिक्र कर लेते हैं, जिस तरह से उनको रिलीफ दिया जा रहा है मुजम्मिल, और उसके बाद लगता है कि आगे भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन हम क्योंकि इलेक्शन के करीब भी बढ़ रहे हैं, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट जाहिर है 8 फरवरी करीब ही है, क्या जब तक आप देख रहे हैं कि तमाम पेचीदगियां इनकी हल हो जाएंगी और ये अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर सकेंगे? जी मुझे लगता है कि नवाज शरीफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और उनके रास्ते की जो कानूनी रुकावटें हैं वो उससे पहले हल हो जाएंगी। इसमें मुझे कोई बहाम नहीं लगता इसमें। हाँ, क्योंकि बाज लोग ये कहते हैं कि स्क्रिप्ट इतनी जल्दी डे टू डे बेसिस पे चेंज नहीं होता, वो जब एक दफे लिख लिया जाता है तो बस उसका स्क्रीन प्ले करना जरूरी होता है। स्क्रिप्ट की बात नहीं है। क्या नवाज शरीफ के को सजा मेरिट पे सुनाई गई थी? ये मतलब आप जब ये कह रही हैं तो आप ये कह रही हैं कि वो सजा मेरिट पे थी और आज कोई नाइंसाफी हो रही है। नहीं, मैं केस की बात नहीं कर रही, मैं केस की बात नहीं कर रही। ये जो माहौल है कि उन्होंने ही बनना है, जो माहौल बनाया जा रहा है, ये आप भी जानते हैं मुजम्मिल। देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, ये तो नवाज शरीफ के मुखालिफ भी कहते हैं कि वो केस मेरिट पे नहीं था और गलत सजाएं हुई थी उन्हें। तो अगर एक चीज जो अंडू हो रही है, जो नाइंसाफी अंडू हो रही है कि इंसाफ अंडू हो रहा है, इंसाफ हो रहा है और नाइंसाफी अंडू हो रही है, इसको कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। इस तरह तो फिर अदालतें ने जिसको गलत सजा दे देंगी बाद में उस पर कायम रहना शुरू कर देंगी कि हम अंडू करेंगे तो लोग हमें कहेंगे कि ये बड़ा स्क्रिप्ट है। ठीक है, हमें इनकरेज करना चाहिए। आज तक भुट्टो के रेफरेंस को नहीं सुन सकी ये अदालतें कि जी एक दफा हमने गलत फांसी दे दी। मैं केस की तो बात ही नहीं कर रही, जो इलेक्शन का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया और उनको सब लाडला प्लस कह रहे हैं। अब आगे चलते जब आपने अदालतों का जिक्र किया, यही नैब जिसने इतने केसेस बनाए वहां जाकर के जाहिर है उसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, और इसीलिए ये बोगस केसेस करार दिए। अब जो आज की नैब है, जो अभी उसने रेफरेंस फाइल किया है 190 मिलियन पाउंड केस, और अलकादिर, क्या कुछ चंद सालों बाद हम ये देखेंगे कि नैब जाके ये कह रही होगी कि ये हमें कहा गया था इसलिए हमने फाइल कर दी है? उसमें भी कुछ सदाकत नहीं निकलेगी। देखिए जो बेतौकीरी नैब की हुई है, अब कैसे मान लें कि ये नैब सही कह रहा है? नादिया, आपने फिर गलत कंपैरिजन किया है। नैब का मौकफ है कि ये रेफरेंस हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किए, ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फाइल किए गए हैं। अदालत का काम तफ्तीश में इंटरफेयर करना नहीं है। दुनिया भर के निज़ाम इंसाफ का असूल है कि अदालत जो तफ्तीश है जब उसके सामने आती है तो उसका ट्रायल करती है, अदालत खुद तफ्तीश नहीं करती। जुडिशरी अगर खुद तफ्तीश करने लग जाएगी तो ट्रायल कौन करेगा? सही। नवाज शरीफ के केस में जुडिशरी ने इन्वेस्टिगेशन भी खुद की, उसके बाद उसके रेफरेंस को फाइल करने का भी जुडिशियल ऑर्डर दिया। नैब का उसमें क्या कसूर है? अगर आज सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की हिदायत दे रहा है? नहीं दे रहा, नैब ही कर रहा है। नहीं दे रहा। तो फिर नवाज शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस फाइल करने की हिदायत दे रहा था, जो एक गैर कानूनी काम था।
जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। हाँ, तो ठीक है, तो इसका मतलब आप नैब को बरी जिम्मा करार दे रहे हैं फ्रॉम ऑल सोर्ट्स ऑफ प्रेशर कि जिस तरह से वो एक आलाइकार बनता है बोगस केस बनाने में। नहीं, जुडिशियल ऑर्डर के सामने हर इदारा बेबस होता है। अगर एक गैर कानूनी गैर आईनी भी जुडिशियल ऑर्डर हो जाए तो कहा जाता है कि उसकी कंप्लायंस की जाए। तो अगर नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस फायर करने का फैसला गलत और गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो आप नैब को कैसे उसका कसूरवार ठहरा सकते हैं? ठहराना है तो फिर उन जजेस को ठहरा लें, लेकिन जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी हासिल है वो गैर कानूनी गैर आईनी हुक्म देने के बाद भी। वरना जिसने रेकोडिक का फैसला दिया और जिसके नतीजे में $6 बिलियन का जुर्माना हो गया, हम तो उस जज के खिलाफ भी मुकदमा नहीं कर सकते जिसकी वजह से पाकिस्तान की इतनी चुप्पी हो गई। और दोबारा मुआहदे से पहले किसी दुनिया में कभी किसी ने कहा है कि ये मुआहदा अपने सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेट करा के लाए, आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो माशी मुआहदों में इंटरफेरेंस करता है? बेइज्जती थी हमारी। अच्छा ठीक है, तो सारे जो कसूर है वो अदलिया के हवाले से आप बता रहे हैं। मुनीज़, आप भी इसको ऐसे ही देखती है? क्योंकि देखिए नैब के ऊपर बड़े सवाल हैं हर जगह। सुप्रीम कोर्ट में खुद भी एक डिसीजन में नैब को एज अ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग टूल कहा गया। अब जो कुछ हो रहा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पीपल, हम सबको ये एतमाद है कि जो रेफरेंसेस फाइल की जा रही हैं ये बिल्कुल ठीक है, वाकई ये सारी करप्शन हुई है, या चंद साल बाद ये भी सब बोगस होगा? देखिए, मुझे कोई इसके अंदर शक नहीं है कि जिन लोगों को वो कहते हैं कि करप्ट है वो जरूर करप्ट होंगे, मगर उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए होती है। ये क्या बात है कि आप लोगों को अरेस्ट कर लें और आप उनके पर एसिड बियॉन्ड मींस का एक वेग सा आप एक एलिगेशन लगा दें कि जी उनके पास ऐसे एहसासे हैं जो उनकी लाइफस्टाइल को मैच नहीं करते, और फिर बाद में आप एविडेंस ढूंढते फिरें। एक दुनिया का कौन सा कानून है? मुझे आप बताइए कि पाकिस्तान के अलावा ये और कहाँ, किस मुल्क के अंदर जहाँ पे एक जमहूरियत हो वहाँ पे इस तरह किया जाता है कि पहले बंदे को फड़ लियो, फिर उसको जेल में डाल दो, उसके बाद फिर लबदे फिरो कि जी इसके ऊपर तोहमत क्या लगानी है, और वेग से कोई तोहमत लगा दो, उसके अंदर सारी तोहमतें आ जाएंगी। तो ये तो हमने देखा है कई अरसे से। देखें पाकिस्तान के अंदर ये कहाँ से शुरू हुआ? ये मामला एब्डो से शुरू हुआ, और उसके नतीजे के अंदर जितने भी ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, जिसको अब बांग्लादेश कहते हैं, और बड़े पाए के सियासतदान थे, उनको हमने नाराज किया। वहां से जो है बुनियाद बनी नाराजगी की और एक रिजेंटमेंट की अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान। फिर हमने देखा कि ये जितनी भी अवामी नेशनल पार्टी के खिलाफ ये जो है इस तरह का एक करप्शन के स्कैंडल्स बनाए गए, इस तरह की चीजें हुई। फिर हमने देखा कि जी पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुआ, फिर हमने देखा कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुआ, अब इमरान खान साहब के खिलाफ हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि नैब की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही बुरी है, और शायद सबसे बदनाम अदारा जो है पाकिस्तान के अंदर वो नैब खुद है। अब आप देखिए कि जहां तक मिसिंग पर्संस का सवाल है, तो वहां पे जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के सरबराह रह चुके हैं वो भी नैब के ही जो सरबराह हैं वो ही रह चुके हैं। बिल्कुल। और उनकी क्या कारकर्दगी रही है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की कमीशन के अंदर? उनसे पूछे, उनसे किसी ने बुला के पार्लियामेंट के अंदर, वो तो अनटचेबल है। लेते हैं अवाम के टैक्सेस पे, आप जिंदा हैं, तो क्या आपने किया यहाँ पे लापता अफराद के लिए? वहां पर लापता अफराद ने तो ये तक कहा है कि जी वो तो रले मिले हुए होते हैं उन लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमने FIR दर्ज की होती है। यहाँ तक तो एक्यूजेशंस हैं, मगर क्या आपने उसके ऊपर कोई जांच पड़ताल की? पार्लियामेंटेरियंस से भी ये पूछना चाहिए। तो अफसोस की बात तो सिर्फ ये है कि इसमें मेरे दिमाग में तो कोई और ये बात नहीं है कि जी जो पॉलिटिशियंस के साथ ज्यादती हुई है जरूर हुई है, मगर पॉलिटिशियन से ये पूछना चाहिए कि जिन लोगों ने, जिन इदारों ने उनके खिलाफ ज्यादती की, क्या जब वो हुकूमत के अंदर आए उन्होंने वो ज्यादतियां रोकी? जब आम लोगों के साथ ये ज्यादतियां हुई, जब लाचार लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, जब पसमानदा तबकों के साथ और पसमानदा सूबों के साथ ये ज्यादतियां हुई, तो क्या उन्होंने ये ज्यादतियां रोकी जब वो इस पोजीशन में थे रोकने के लिए? हमारे मुल्क का तो ये अलमिया है, ये अलमिया है सियासतदानों का कि जब उनको पोजीशन ऑफ पावर दी जाती है तो वो वनरेबल को प्रोटेक्ट और अवाम को प्रोटेक्ट नहीं करते, और फिर वही फंदा जो है वो इनके गले में डाला जाता है, और फिर इनके लिए सिंपैथी भी लोगों के लिए कम हो जाती है, लोगों के अंदर इनके लिए सिंपैथी भी कम हो जाती है। सो आई थिंक दैट इसको सियासतदानों अब जो बात करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी, तो चार्टर ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट्स पे तो आए कि बुनियादी हकूक पाकिस्तानियों का क्या है, क्या उनको लापता किया जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं है?
क्या यहाँ पे जो लोग हैं उनको वोट डालने का अपनी मर्जी का कोई हक नहीं है? यहाँ पे वजीर आजम सीधा वजीर आजम से हाउस से जेल जाएगा? आप कुछ तो रेड लाइंस ड्रॉ करें ना, कि आपके बुनियादी हकूक जो है लोगों के वो क्या है और क्या होने चाहिए। ये तो आपने आप करने से कासिर रहे हैं। बिल्कुल, सियासतदान जिम्मेदार हैं और सियासतदान को वो सेंटर स्टेज लेना चाहिए जो उनके पास नहीं एग्जिस्ट करता, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुजम्मिल आपका, मुनीसे आपका बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में अगले हफ्ते हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।